तो राम राम दोस्तों। आज हम लोग हमारे चैनल में शुरू करने वाले हैं एक नया शुरुआत जो एक संग्राम बैच के साथ होगा। इसमें हम कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल रूप में एक्सप्लेन करेंगे एवं 30 या उससे भी अधिक एमसीक्यू के बारे में यहाँ पर चर्चा होगा। ठीक है, तो आज इसी के तर्ज पर हम लोग चैप्टर कक्षा कक्षा 9 के आज इसी के तर्ज पर हम लोग कक्षा 9 के हम पहले चैप्टर इतिहास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम लाए हैं, क्या फ्रांस की क्रांति, जिसमें हम 30 क्वेश्चनों को हम डिटेल पूर्वक जानेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इस तरह की वीडियो अब रोज़ाना हम डालेंगे, हर एक चैप्टर क्लास 10 और क्लास 9 का। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर हम अपना आज का पहला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ये क्लास 9 के चैप्टर 1 में है, चैप्टर 1 के परिप्रेक्ष्य में है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति हमारा कब हुआ था, ये हुआ था 1789 यानी 1789 में। यानी ऑप्शन कौन वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसको डिटेल पूर्वक जानते हैं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में फ्रांस को आज़ादी के लिए क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, इस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। किसका शासन था इस समय? फ्रांस लुई 16वां का शासन था। और लुई 16वां क्या थे? एक बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी शासक था। ठीक है, लुई 16वां जो थे कौन थे? बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी शासक थे। अब जिन्होंने इन चैप्टर को पूरा अच्छा ढंग से पढ़ा होगा वे जानेंगे कि निरंकुश क्या होता है। तो निरंकुश उस सत्ता को कहा जाता है जिस सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। ये सत्ता क्या होता है? बहुत ही क्रूर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या था। ठीक है, इसके ऑप्शन है फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस का झंडा, फ्रांस के राजमहल का नाम, फ्रांस के शासन का प्रधानमंत्री। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस की मुद्रा जो है वो क्या है? वो लिब्रे है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? लिब्रे है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे के रूप में यानी फ्रांस की मुद्रा को हम लोग लिब्रे कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या किया गया 1794 में। ठीक है, जिसे क्या किया गया 1794 में क्या कर दिया गया? उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई 16वां। अभी अभी मैंने बताया कि लुई 16 जो थे वहाँ पर क्या किए थे? उनके राजगद्दी पर आसीन थे। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के समय उनका ही शासन था। ठीक है, उन्हीं के अत्याचारों एवं उन्हीं के दमनकारी नीतियों को हटाने के लिए वहाँ के जो जनता थे वे क्या हो गए? उग्र हो गए एवं क्रांति की ओर अग्रसर हो गए। ठीक है, तो लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा था? अगर ये क्वेश्चन आए कि लुई 16वां जो राजगद्दी पर बैठा था कब बैठा था, तो ये होगा 1774। ठीक है, 1774, 1774। ओके, इस समय लुई 16वां क्या किए थे? अपने राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है, एस्टेट एस्टेट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्टेट से क्या अभिप्राय है। इसका ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग राज्यों को एस्टेट कहा जाता है। दोनों नेक्स्ट है, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है। दूसरा है, सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कर, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। ठीक है, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। अब चलिए इसको हम डिटेल पूर्वक एक बार जानते हैं। देखिए, फ्रांस का समाज 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, फ्रांस का समाज जो था 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो था वो क्या था? पादरी वर्ग।
क्या था? पादरी वर्ग। प्रथम जो था वो था पादरी वर्ग, ठीक है। प्रथम जो था हम लोगों का था पादरी वर्ग, ठीक है। और उसके बाद जो था, उसके बाद जो दूसरा दूसरा था वे कौन थे? दूसरा जो थे वे थे कुलीन वर्ग। क्या थे? दूसरा जो आए वो है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के जो आए थे वो दूसरे आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद जो तीसरा स्टेट आए थे उनका क्या नाम था? उनको कहा जाता था व्यवसायी। तीसरे स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, ये सब जो होते थे वो तीसरे स्टेट में आते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है द्वितीय स्टेट में कौन किसे शामिल किया गया? अभी अभी हमने अपने इसको एक्सप्लेनेशन जब किया था तो हम लोगों को पता चला कि द्वितीय स्टेट में किसको शामिल किया गया था? तो द्वितीय स्टेट में हम लोगों का शामिल किया गया था कुलीन वर्ग। किसे शामिल किया गया था? कुलीन वर्ग को शामिल किया गया था। द्वितीय स्टेट में किसको शामिल किया गया था? कुलीन वर्ग। जैसे जैसे मैंने कहा था कि पादरी प्रथम स्टेट कहलाता है, पादरी वर्ग जो है वो प्रथम स्टेट कहलाता है। द्वितीय कौन है? द्वितीय है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो है वो द्वितीय स्टेट कहलाते हैं। और व्यापारी, किसान और जो भी आसपास के होते हैं उन तरह के, वे सब किस में आते हैं? वे तीसरे वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय स्टेट में इसमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? ऑप्शन है अदालती कर्मचारी, बड़े व्यापारी, किसान और कुलीन वर्ग। कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान और कुलीन वर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरा कुलीन वर्ग। क्या हो जाएगा? कुलीन वर्ग, यानी ऑप्शन डी जो है वो कुलीन वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी और बड़े व्यापारी और तृतीय स्टेट के अंतर्गत शामिल थे, जबकि कुलीन वर्ग जो अमीर और संपन्न वर्ग के अंतर्गत जाने जाते हैं वो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत शामिल होते थे, ठीक है। अगर आप अपने चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो इन सब का क्वेश्चनों का आप आंसर बहुत ही ईजिली कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? ठीक है, उसी तर्ज पर ये क्वेश्चन है, पादरी किस स्टेट पर शामिल था? तो जल्दी से इसका आंसर हम खोजते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रथम। अभी अभी हमने किया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रथम पादरी जो होते हैं वो सर्वोत्तम अधिकारी होते थे फ्रांस के, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रथम स्टेट में रखा गया, क्योंकि वे तो चर्च का कामकाज करते थे और प्रभु, उन्हें लोग मानते थे कि ये प्रभु की एकदम बहुत ही खास इंसान होते हैं और एकदम प्रभु के सामने रहते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? सबसे ऊपर, यानी सर्वोपरि होते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फ्रांसीसी किसान में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? अब देखिए, ऑप्शन है मेरा 45%, 60%, 75% और 90%, ठीक है। अब मेरा आंसर जो हो जाएगा, आंसर मेरा होगा ऑप्शन डी, यानी 90%, ठीक है। मेरा आंसर जो होगा ये क्या होगा? ऑप्शन डी जो है ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी 90%, ठीक है। देखिए, फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% लोग किसान थे, ठीक है। और 60% जो थे वो भूभाग पर कुलीन, पादरी और द्वितीय स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, ठीक है। यानी 90% जो थे वो लोग क्या थे? किसान थे। और जो वहाँ पर 60% भूभाग पर क्या रहते थे? कुलीन रहते थे, पादरी और द्वितीय स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? ठीक है, इनमें से
इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था, ठीक है। यानी वे क्या करते थे, वे कर देने में उन्हें छूट प्राप्त था। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पादरी। क्या हो जाएगा, पादरी। पादरी को कर देने का छूट इसलिए था क्योंकि वो सर्वोपरि थे, वे पहले स्टेट में आते थे और वे एकदम क्या होते थे, भगवान के एकदम समीप होते थे और प्रभु के एकदम समीप होते थे। इसलिए क्या होता था, उनको कर देने का छूट जन्मजात से ही मिला हुआ था, ठीक है। उसको कर देने का छूट क्या था, जन्मजात से ही मिला हुआ था। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, ठीक है। देखो, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, ये बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा टाइल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा टाइल, ठीक है। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, टाइल और टाइल में क्या कर देते, विभेद कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टाइल, ठीक है। देखो, राज्य द्वारा जो सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था, टाइल कहा जाता था, ठीक है। जो राज्य द्वारा क्या सीधे उनको दिया जाता था, सीधे सीधे जो कर राजा को मिलता था उसे हम लोग क्या कहते थे, टाइल कहते थे, ठीक है। और टाइल एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर, क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर था, क्या था, टाइट जो था एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। और लिब्रे जो था हम लोग पहले ही किए थे, लिब्रे जो है वो क्या है, फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है। और एस्टेट जो है ये डी, ऑप्शन डी जो है एस्टेट सामाजिक वर्ग में बंटवारा था, ठीक है। इसमें मतलब फर्स्ट एस्टेट कौन है, द्वितीय एस्टेट कौन है और तृतीय एस्टेट कौन है, इसमें बंटवारा था, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि इनमें से कौन था कि जो चर्च द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन है टाइड, टाइल, लिब्रे और एस्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा टाइड। अभी अभी मैंने बताया कि जो टाइड था वो क्या था, धार्मिक कर था, और टाइल जो था वो क्या था, उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला एक कर, ठीक है। टाइल जो था वो उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला एक सीधा कर था जो फ्रांस के प्रधान को मिलता था, यानी फ्रांस के राजा को मिलता था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन है मेरा 90 लाख, 1.5 करोड़, 2.3 करोड़ और 2.5 करोड़, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग खोजते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मेरा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर कौन था, 2.8 करोड़ जो था, वहाँ पर 2.8 करोड़ क्या है, 2.8 करोड़ जो है वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है। ऑप्शन है मेरा रूसो, जॉन लॉक, मैंथ्यूस्क्यू और लॉक, ठीक है। ये मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जॉन लॉक ने द स्टैट्यूट ऑफ गवर्नर में राज्य के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया, ठीक है। जॉन लॉक ने क्या किया था, जॉन लॉक ने राज्य के निरंकुश और देखिए यहाँ पर
मैंटिस्क्यू, ओके सॉरी। देखिए मैंटिस्क्यू ने द स्पीयर ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका जो होता है, इसके बारे में उन्होंने कहा था। ठीक है, इसके बारे में किसने कहा था, मैंटिस्क्यू ने इसके बारे में अपने बुक पर कहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, टू स्ट्रेटेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये टू ट्रीजेटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए है रूसो, बी है मैंटिस्क्यू, सी है लॉक और डी है वॉल्टेयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक, सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जॉन लॉक ने टू ट्रीटिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राज्य के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, राज्य के देवी और निरंकुश अधिकारों का किसने खंडन किया था, यानी फ्रांस की राजगद्दी पर जो लुईस 16वां बैठे थे, वो क्या थे, वो तो एक निरंकुश राजा थे एवं वे क्या करते थे, वे देवी का उलाहना देकर जितने भी वहाँ के प्रजा एवं जो भी रहते थे उन लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को सताते थे एवं उन लोगों पर अत्याचार थोपते थे एवं विभिन्न प्रकार का कर उन लोगों पर अत्यधिक रूप से लगाते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया। ठीक है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1789, 1791, 1792 और 1804। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरा, इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यानी 1789। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1789। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम डिटेल पूर्वक जान लेते हैं। देखिए 1789 के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। इसका नेतृत्व मिर्याबे और अम्बे सीए ने किया था। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ। ठीक है, और 14 जुलाई को बासिलापुर क्रांतिकारियों ने हमला दिया और कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, फ्रांस को क्या 14 जुलाई में फ्रांस की कैदियों को क्या कर दिया गया था, बासिलापुर क्रांतिकारियों के हमला किया था और कैदियों को वहाँ से क्या कर दिया गया, जेल से मुक्त करा दिया गया था। यानी अगर आप अपने बुक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो सबसे पहले बास्तोकोला का जो किला था, उस किला पर वे लोग जितने भी क्रांतिकारी थे वहाँ पर क्या किए, आक्रमण किए और जितने भी वहाँ पर कैदियाँ थे उन कैदी को क्या क्या कर दिया गया, वहाँ से रिहा कर दिया गया। ठीक है, वो कब हुआ था, 14 जुलाई को। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस गणराज्य कब बना। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस गणराज्य कब बना। ठीक है, ये मेरा 17 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यानी 1792 में ये फ्रांस गणराज्य कब बना, यानी 1792। ठीक है, देखिए 1789 में हुआ क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1790 में फ्रांस का संविधान बना। ठीक है, 1789 में क्रांति जो हुआ उसका इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस का संविधान बन गया। ठीक है, अब 1792 में फ्रांस एक गणराज्य के रूप में क्या हुआ, घोषित हो गया और 1793 में लुईस 16वां को फांसी दे दी गई। ध्यान रखने की बात एक ये है कि कब फांसी दे दी गई थी, 1793 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, तो इसको आप एकदम याद रखिएगा कि फ्रांस को लुईस 16वां को कब फांसी दे दी गई थी, 1793 में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए तो
तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों के मूलभूत अधिकार प्राप्त कराने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? ठीक है, फ्रांस में संविधान कब बना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया कि 1789 में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट, ठीक है, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, तृतीय स्टेट के रूप पर इसका गठन किया गया। यानी क्या? यानी जो वहाँ पर जैसे सरकारी कर्मचारी थे, किसान थे, जो भी व्यापारिक वर्ग थे, उनके आह्वान पर क्या किया गया? इसका गठन किया गया। इस असेंबली का नेतृत्व मीरा मोराबियो और आबे सीए ने किया था। किसने किया था? मीरा मोराबियो और आबे सीए ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मीरा मोराबियो और आबे सीए ने इस असेंबली का नेतृत्व किया था, जिनका प्रमुख लक्ष्य था कि संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1791। यानी इसका ऑप्शन बी जो है ये मेरा सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ठीक है, अब देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट कब बना? देखिए ऑप्शन है 1792, 1793, 1804, 1815। ओके, ये ऑप्शन मेरा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1804। देखिए 1792 में जब फ्रांस का एक गणराज्य घोषित किया हुआ और 1793 में लुई 16वां को फांसी दे दिया गया, तत्पश्चात क्रूज शासन रोबेस्पियर की को भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। हम आगे भी अपने क्वेश्चन पर पढ़ेंगे कि गिलोटिन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस में युद्ध में शामिल होना पड़ा। अंततः सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई। उन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नेपोलियन जो थे उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। ये आप ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नेपोलियन को क्या कहा जाता था? आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, वाटरलू की लड़ाई जो है वो कब हुई थी? ठीक है, देखिए वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, यानी 1815 में क्या होता? वाटरलू की लड़ाई हुई थी। ठीक है, याद रखने वाला ये चीज़ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन मेरा है रूसो, काम्ते, स्कीम, वॉल्टेयर और लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रूसो। ठीक है, ए रूसो जो थे ये क्या थे? एक बहुत ही अच्छे प्रवर्तक थे और साथ ही साथ फ्रांस को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे रूसो। ठीक है, तो इसका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए यानी रूसो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीसरा एस्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखा था? ठीक है, इसमें कहा है तीसरा एस्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आबे सीए जो थे उन्होंने क्या किया था? इस तीसरा एस्टेट क्या है इस नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट लिखा था, आबे सीए। ठीक है, ध्यान रखने बात ये है कि इसने किसने लिखा था? आबे सीए ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित
सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, हम अपने कथनों को देख लेते हैं। कथन क्या है? पहला है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के वर्ग के लोग, 25 वर्ष के ऊपर सभी पुरुष, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी लोगों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यानी वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के पुरुषों को ही था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, यानी वहाँ पर फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो कर, यानी 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर वो कर चुकाते थे तो उनको क्या था? वोट देने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार फ्रांस में सक्रिय नागरिकों की संख्या 40 लाख ही थी, जबकि कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी, लेकिन 2.8 करोड़ रहते हुए भी सिर्फ कितना? 40 लाख ही सिर्फ वोट का उपयोग कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वे 3 दिन के बराबर मजदूरी का कर चुका नहीं पाते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जेकोबिन क्लब क्या था? ठीक है, जेकोबिन क्लब, आप अपना बुक को अगर पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि जेकोबिन जो क्लब था वो क्या था। ठीक है, देखिए, तो ये क्या था? ये था छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब। क्या था? छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब। ठीक है, देखो, जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग थे। जो जेकोबिन क्लब थे ना, उनके जो सदस्य होते थे वो समाज के जो छोटे वर्ग थे, वो गरीब वर्ग थे। जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाला, पेस्ट्री और घड़साज, सफाई करने वाला, नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इत्यादि शामिल थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लुइस सोलोवा के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? ठीक है, लुइस सोलोवा के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता कौन थे? तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यानी कौन सा? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिमिलियन और रोबेस्पियर। ठीक है, लुइस सोल्वा के पतन के बाद क्या हुआ? फ्रांस की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ था। ठीक है, तो वोट देने का मुख्य तो अमीर को ही था। ठीक है, इसके बाद जोकोबिन क्लब भी बन गया। ठीक है, जिसके सदस्य छोटे दुकानदार और कारीगर हो गए थे। इसके नेतृत्व करना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। ठीक है, वे क्या कर रहे थे? जितने भी छोटे दुकानदार और जितने भी दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदमी थे, उनके क्या थे? उनके कारीगरों के नेता बन गए। कौन? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोबेस्पियर ने। अभी हम लोगों ने कहा कि वह गरीबों के क्या कर रहे थे? नेता थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि वे आतंक के राज किसने स्थापित, यानी आतंक का राज उसने स्थापित कर दिया था। देखिए, 1793 और 1794 के बीच के कार्यकाल में फ्रांस में आतंक का राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1793 कब? 1793 और क्या 94 के काल को क्या वहाँ के आतंक के काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। ठीक है, रोबेस्पियर ने क्या नियंत्रण के लिए किस नीति अपनाई? दंड की नीति अपनाई, यानी वो हिंसा के पथ पर अग्रसर थे। ठीक है, रोबेस्पियर ने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो उनके कार्यशैली से सहमति रखते थे, उन सब को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। यानी रोबेस्पियर ने क्या किया? जो उनके कार्यशैली पर असहमति रखते थे उनको क्या कर दिया गया? जेल पर डाल दिया गया। ठीक है, इसलिए उस समय क्या हुआ? आतंक का राज वहाँ पर स्थापित हो गया। एक तरह से क्या था? वो फ्रांस को एक अमीर वर्गों से क्या करना चाहते थे? मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए,
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलोटिन, हम अभी अभी पढ़े, अभी अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि गिलोटिन क्या होता है। अब देखिए गिलोटिन क्या था, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो गिलोटिन जो था वो क्या था, सिर धड़ से अलग करने वाला मशीन, ठीक है, सिर धड़ से अलग करने वाला ये एक मशीन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, दो डंडों पर एक एक ब्लेड नुमा एक रहता है और नीचे पर कोई सी इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और ये ब्लेड का जो रस्सी होता है, इस तरह का रस्सी होता है, उस रस्सी को क्या कर दिया जाता है, अचानक छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो ये जो गिलोटिन है, ये गिलोटिन इनके सर पर गिर जाता था और इसका सर जो है अलग हो जाता था, ठीक है। इस तरह से वो गिलोटिन काम करता था। तो ये क्या था आंसर, सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया। देखिए अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जिन्हों जो क्या थे, जो उन गरीबों के जो नेता थे, उनको भी गिलोटिन की भेंट क्या कर दिया गया था, गिलोटिन का भेंट चढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए उनको गिलोटिन का भेंट कब चढ़ाया गया था, ठीक है। देखिए उनको गिलोटिन का भेंट चढ़ाया गया था 1794 में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, कब, 1794 में उनको गिलोटिन के भेंट चढ़ा दिया गया, ठीक है। देखिए रोबेस्पियर ने क्या किया था, अपने नीतियों और सख्ती से लागू किया था, जिसके कारण उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे, ठीक है। उनके समर्थक भी क्या क्या कर रहे थे, अब उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या होते, उब गए थे, ठीक है। और उन्होंने अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया एवं उसको गिलोटिन में क्या कर दिया गया, उनका सर जो है उनका धड़ से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ, ठीक है। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ, ये है ऑप्शन डी, ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 1946 में। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को क्या हुआ, मत देने का अधिकार हुआ, ठीक है। महिलाओं ने वहाँ पर क्या किया था कि बहुत ही लंबा संघर्ष वहाँ पर चलाया था, किस लिए, अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए। अंततः कब हुआ, 1946 में उनको इसमें जीत प्राप्त हुआ और उनको क्या हुआ, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया, ठीक है। कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश के सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी 1794 में, ठीक है। कन्वेंशन शासन, देखो कन्वेंशन शासन जो थे क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में दास प्रथा का उन्मूलन एक था, ठीक है। कन्वेंशन कानून में क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में दास प्रथा का उन्मूलन एक था, ठीक है। अब दास प्रथा क्या होता है, दास प्रथा जैसे मान लीजिए दो राजाओं में युद्ध होता है, ठीक है। अब ये राजा इससे युद्ध करता है और ये राजा युद्ध करने से ये राजा क्या होता है, ये विजयी हो जाता है। अब ये इस राज्य को भी हड़प लेता है और राज्य के हड़पने के साथ साथ उस पर रहने वाले प्रजा, छोटे छोटे कारीगर, जो कुछ भी है वो भी तो इसका ही हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, यहाँ के जो भी कारीगर एवं छोटे जो भी कर्मचारी वगैरह है, सब इनके क्या, इस राजा के क्या बन जाते हैं, इस राजा के दास बन जाते हैं। तो ये कन्वेंशन उपनिवेश सभी दासों को मुक्त कराने का कानून कब पारित हुआ, 1794 में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज होती है, ठीक है। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सोमेत, ठीक है, ऑप्शन बी सोमेत, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन, सोमेत, ठीक है। देखिए सोमेत जैकोबिन समर्थक राजनीतिक थे, ठीक है। जैकोबिन जिनको क्या किया गया था, जिनको गिलोटिन पर हम चढ़ा दिए थे, ठीक है। तो सोकोबिन क्या थे, वो इनके समर्थक वाले एक क्या थे, एक समर्थक वाले राजनीतिक थे। उन्हें महिलाओं क्लब को बंद करने की उचित ठहराया था, ठीक है।
उन्होंने क्या किया था, महिलाओं क्लब को बंद करने का एक जो बंद करवा दिया गया था, उनको क्या ठहराया था, उचित ठहराया था, ठीक है। उन्होंने पुरुष से कहा था कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, इन सबों पर तुम्हारा साम्राज्य है, ठीक है। पुरुषों को क्या है, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, इन सबों पर उनका उनका ही साम्राज्य था, ठीक है। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि स्त्री बनो, गृहस्थी का काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही है तुम्हारा कार्य, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया था, एक तरह से दोनों में बंटवारा कर दिया था। एक पुरुषों को कहते थे कि आपको बड़े-बड़े काम एवं शिकार, कृषि, राजनीतिक, ये सब में आपको जाना चाहिए, जबकि महिलाएं जो होती है वो गृहस्थी का काम एवं मातृत्व की दायित्व करना उनका काम था। तो ठीक है, हमारे इस सीरीज में हम 30 क्वेश्चन का ही हम आज आंसर देखे हैं, और हम लोग कल दूसरे चैप्टर एवं दूसरे किसी सब्जेक्ट पर हम आज इस तरह के वीडियो और लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे इस तरह के वीडियो हम और लाएंगे जो आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत हद तक आपका सहायता प्रदान करेंगे। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।